हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं AWR वेदावी तमित। आज अपन पढ़ने वाले हैं कर्म निरूपण पढ़ने वाले हैं। कर्म निरूपण की अगर बात करें, आपको द्रव्य गुण विज्ञान का अंतर्गत आपको कर्म निरूपण एक टॉपिक है जो कि पूरा आपको डिटेल में पढ़नी है। जो निरुक्ति क्या होता है, परिभाषा क्या है, इसका भेद क्या है, यहाँ तक कि अगर ये आपको जितना भी प्रारंभिक ज्ञान यानी शब्दों का प्रारंभिक ज्ञान, ये सब दीपन पाचन सबका प्रारंभिक आपको ज्ञान होना चाहिए। ये कर्म के अंतर्गत है, पूरा आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ बहुत अच्छे से। और यहाँ अगर बात करें कि जैसे कि आपको BMS के जो स्टूडेंट है उनको पूरा कर्म निरूपण आपको पूरा डिटेल में पढ़नी है। और जो कि आपको डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी के स्टूडेंट है या UPPSC यानी आपको आयुर्वेद स्टाफ नर्स के स्टूडेंट है या किसी भी आपको आयुर्वेद स्टाफ नर्सिंग के स्टूडेंट है, उनको सिर्फ आपको जितना भी ये शब्द लिखा गया है इसके सिर्फ परिभाषा आपको याद रखनी है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा द्रव्य का प्रयोग करते हैं उनको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी है। किनको? जो डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी के स्टूडेंट है या आपको आयुर्वेद स्टाफ नर्स के स्टूडेंट है उनको डिटेल में नहीं पढ़नी है। इसका परिदीपन क्या होता है और इसके आने वाले कौन सा द्रव्य का प्रयोग करते हैं, बस प्रारंभिक थोड़ा सा ज्ञान उनको अगर इसके बारे में होना चाहिए, ज्यादा उनको डिटेल में नहीं पढ़नी है। यहाँ तक अपन डिस्कस करने वाले कि इसमें आने वाले इसका द्रव्य निरूपण से MCQ क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके एग्जाम में, वो भी इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा आप लोग अच्छे से देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कर्म निरूपण की बात करें, इसका निरुक्ति की बात करें। कर्म के निरुक्ति की अगर बात करें तो क्रियन्ते इति कर्म, यानी जो क्रिया की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। ओके, ये क्या है आपको याद रखनी है। आपको एक कोटेशन दे देता है कभी कभी, क्रियन्ते इति कर्म, क्रियन्ते इति। ओके, क्या है आपको कर्म के क्या है निरुक्ति पूछ देता है। क्या क्रियन्ते इति कर्म क्या है? कर्म का निरुक्ति है, जो क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं परिभाषा का। तो परिभाषा की बात करते हैं, आपको ये श्लोक इंपॉर्टेंट श्लोक है। चरक के अनुसार आपको याद रखनी है कि संयोगम च विभागम च कारणम द्रव्य आश्रितम कर्तव्य क्रिया कर्म ननाद उपेक्षते। ओके, ये क्या है आपको कर्म के आपको परिभाषा का श्लोक है। तो इसका हिंदी कैसे करनी? इस संयोग और विभाग का जो कारण होता है, संयोग और विभाग का जो कारण होता है और द्रव्य के आश्रित होता है उसे क्या कहते हैं? हम कर्म कहते हैं। कर्म जो होता है केवल क्रिया का अपेक्षा करता है। कर्तव्य से क्रिया कर्म, यानी जो कर्म होता है केवल क्रिया के अपेक्षा करता है, कर्म ननाद अपेक्षा, कर्म का नहीं, सिर्फ कर्म करने से नहीं, क्रिया करने का अपेक्षा करता है। कर्म जो होता है क्या होता है? आपको क्रिया करने की अपेक्षा करता है। तो आपको परिभाषा क्या लिखनी है? जो संयोग और विभाग का कारण होता है और द्रव्य के आश्रित होता है उसे क्या कहते हैं? कर्म करते हैं। और कर्म केवल क्रिया का अपेक्षा करता है, कर्म की नहीं। आपको याद रखनी है। ओके, क्या आपको परिभाषा आपको हिंदी में आप लिख सकते हैं इसका। ओके, उसकी तरफ बात करते हैं कि भेद। और यहाँ पे एक MCQ क्वेश्चन पूछता है कि संयोग और विभाग का कारण को हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। इसे दे देगा आपको संयोग और विभाग का कारण को क्या कहते हैं MCQ में? कर्म दे देगा, गुण दे देगा, 4 पॉइंट आपको दे देगा, गुण दे देगा। ओके, उसके बाद सामान्य विशेष इसका क्या आपको पॉइंट 4 डाल देगा। उसको पूछ देगा किसका क्या है, संयोग और विभाग का कारण क्या होता है, तो आपको वहां कर्म एक शब्द मिलेगा जो कि इसका आंसर क्या होगा? कर्म होगा। संयोग और विभाग का जो कारण होता है क्या है? कर्म है। ओके, उसके बाद चलिए बात करते हैं, इसे MCQ पूछता है। उसके बाद अगर बात करें भेद की, अगर बात करते भेद कितना होता है कर्म के? 5 भेद होता है। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 भेद होता है, आपको याद रखनी है। और ये किसके अकॉर्डिंग है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार कर्म के कितने भेद बताए गए? 5 भेद बताए गए, तो याद रखनी है। इसकी अगर बात करें तो उत्क्षेपण के मतलब क्या होता है? नहीं, दो द्रव्य को ऊपर की ओर गति कराए उसे उत्क्षेपण बोलते हैं। और क्षेपण का मतलब होता है कि जो द्रव्य को नीचे की ओर गति कराए उसे क्या बोलते हैं? अवक्षेपण कहते हैं। और आकुंचन के मतलब होता है जो द्रव्य को अपने समीप लाए, यानी जो द्रव्य को अपने समीप यानी पास लाए उसे आकुंचन कहते हैं। और प्रसारण का मतलब होता है जो द्रव्य को दूर करे, दूर लेकर जाए उसे प्रसारण कहते हैं। और गमन का मतलब यहाँ होता है कि जो द्रव्य को मतलब सभी दिशाओं में क्या करे? गमन करे, लेकर जाए, उसे क्या कहते हैं? गमन कहते हैं। आपको ये पॉइंट आपको हिंदी में इसको लिख लेनी है। आपको सिर्फ आपको अगर जैसे कि भेद आपको याद है तो आप हिंदी लिख सकते हैं कि उत्क्षेपण का मतलब होता है जो द्रव्य को ऊपर की ओर ले गति कराए उसे उत्क्षेपण, जो अवक्षेपण का मतलब होता है जो द्रव्य को अधो गति कराए यानी नीचे की तरफ गति कराता है उसे अवक्षेपण बोलते हैं। आकुंचन के मतलब कि जो द्रव्य को समीप लाए यानी पास लाए उसे आकुंचन बोलते हैं। और प्रसारण के मतलब होता है जो द्रव्य को दूर लेकर जाए उसे आपको प्रसारण कहते हैं। जो गमन के होता है कि जो द्रव्य को किसी भी दिशा में यानी सभी दिशा में लेकर जाए उसे क्या कहते हैं? गमन कहते हैं। तो द्रव्य एक कर्म का आपका 5 भेद हो गए। ओके, उसके चलिए अपन बात करते हैं दीपन। तो अब यहाँ से स्टार्ट होती है जो ओके
तो दीपन की अगर बात करें तो दीपन क्या होता है, आपको इसका पर्याय याद रखनी है। दीपन को हम क्या बोलते हैं, अग्नि दीपन बोलते हैं। अग्नि की पुष्टि करने यानी अग्नि को बढ़ाने वाले को हम क्या कहते हैं, दीपन कहते हैं। तो ये इसका पर्याय है, आपको याद रखनी है। दीपन को क्या बोलते हैं, अग्नि दीपन बोल सकते हैं या अग्नि पुष्टि, आपको इंपॉर्टेंट पूछता है। तो देखिए इसका परिभाषा, दीपन क्या होता है कि जो द्रव्य जठराग्नि को क्या करे, प्रदीप्त करे, उसे क्या कहते हैं, हम दीपन कहते हैं। दीपन क्या होता है, देखिए यहाँ प्रयास ही क्लियर हो जा रहा है कि जो अग्नि दीपन या अग्नि पुष्टि, पुष्टि का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। जो द्रव्य क्या करे, आपको अग्नि यानी जठराग्नि को क्या करे, प्रदीप्त करे यानी बढ़ाने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, दीपन कहते हैं। ओके, चलिए उसके बाद अगर बात करें इसमें दीपन में कौन सा महाभूत की प्रधानता होती है, तो आपको याद है अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। और इसके आने वाले जो द्रव्य है, इसका रस पंचक की बात करें तो इसका रस पंचक रस क्या होता है, आपको अम्ल लौट और कटु रस होता है इसमें। ओके, उसके इसका गुण की बात करें दीपन के, तो इसमें उष्ण तीक्ष्ण और लघु गुण होता है। वीर्य कौन सा होता है, उष्ण वीर्य, वीर्य दो टाइप होता है, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य होता है। तो जो दीपन में कौन सा वीर्य होता है, उष्ण वीर्य होता है। और विपाक क्या होता है, आपको आपको अम्ल होता है। तो यहाँ बता दूं आपको कि वीर्य कितने टाइप के होते हैं, आपको याद रखनी है कि वीर्य के दो प्रकार होता है, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य होता है। विपाक कितने होते हैं, विपाक का 3 भेद होता है, आपको याद रखनी है कौन सा होता है, मधुर, अम्ल और आपको कटु होता है। विपाक के कितने भेद होते हैं, आपको चरक के अकॉर्डिंग, जो मैं विपाक पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूं, आप नहीं देखे तो जरूर आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि विपाक में पूरा डिटेल में बताया हूँ। ओके, तो विपाक का भी भेद कितने होते हैं, 3 होता है। आपको आपको मधुर, अम्ल और कटु होता है। तो इसमें क्या है, दीपन में कौन सा विपाक होता है, आपको अम्ल विपाक होता है। इसका दोष कर्म की बात करें तो क्या करता है, आपको आपको भीके लिखा हो यानी वात, भीके मतलब क्या है, वात, और केस क्या है, कफ। यानी जो दीपन जो होता है क्या होता है, आपको वात और कफ को समन करता है, यानी वात और कफ को अगर समन करता है और पीत को बढ़ाता है। देखिए यहाँ पीत को क्या कर रहा है, आपको अग्नि को बढ़ा रहा है। ओके, इसका उदाहरण की बात करें जैसे पंचकुल, पंचकुल यहाँ आपको शब्द नहीं लिखनी है, पंचकुल के में आने वाले जो द्रव्य होते हैं, आपको ये द्रव्य के नाम लिखा गया है कि दीपन में कौन कौन सा द्रव्य आता है। तो पंचकुल की अगर बात करें तो पंचकुल में आता है कि पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी होता है। ये आपको पंचकुल होता है, आप लिख सकते हैं पंचकुल में कौन कौन सा द्रव्य आते हैं, यानी 5 द्रव्य का कोल, यानी 5 द्रव्य से मिलकर जो बना होता है उसे कहते हैं पंचकुल होते हैं। 5 लिखा है, 5 का मतलब 5, इसमें कितने द्रव्य आएंगे, 5। कौन सा आता है, लिख सकते हैं पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी, इसे क्या बोलते हैं, पंचकोल बोलते हैं। ओके, और आपको सौंफ और गरदी क्या करता है, आपको दीपन के कार्य करता है। ओके, ये क्या है, आपको दीपन के कार्य करता है। तो आपको यहाँ एक पॉइंट अपन याद रखनी है कि दीपन जो होता है, एमसीक्यू में पूछता है, दीपन जो होता है केवल जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। केवल क्या करता है, आपको जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, भूख को बढ़ाता नहीं, सुखदा, सुखदा का मतलब क्या होता है, आपको भूख, जो दीपन होता है क्या करता है, आपको भूख को बढ़ाने का कार्य करता है, ना कि आपको आहार के पाचन करता है। तो यहाँ एमसीक्यू पूछता है कि आपको आहार के पाचन कौन नहीं करता है, तो दीपन जो होता है आहार को पाचन नहीं करता है, सिर्फ क्या करता है, आपको अग्नि को बढ़ाता है। जठराग्नि के भी 4 टाइप होता है, आपको एमसीक्यू में याद रखनी है। जठराग्नि के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखनी है। दीपन जो होता है क्या करता है, आपको अग्नि को बढ़ाता है, आहार के पाचन नहीं करता है। तो आपको याद रखनी है, जो दीपन क्या करता है, अग्नि को बढ़ाता है और भूख, इस अग्नि को जो बढ़ाएगा तो आपको सिर्फ भूख लगता है, यानी सुविधा को वृद्धि करता है। ये क्या हो गया, आपका दीपन हो गया। और इसका उदाहरण जो है, यानी द्रव्य, दीपन में जो द्रव्य आते हैं, यानी सौंफ और घृत, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछता है, तो ये याद रखनी है। ओके, ये क्या है, आपको दीपन कौन कौन से जो अग्नि को प्रदीप्त करने वाला कौन सा होता है, जैसे पंचकोल हो गया, सौंफ हो गया, घृत, तो ये क्या करता है, आपको अग्नि को बढ़ाने के में मदद करते हैं। ओके, उसके बाद अगर बात करते हैं पाचन की, अगर बात करें सेकंड पॉइंट क्या है, अपना पाचन है। जो द्रव्य को आम आदि दोषों को क्या करे, तो पाचन करे, एवं पाचन की क्रिया में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, हम पाचन कहते हैं। जो पाचन होता है, इसमें जो आने वाले जो द्रव्य होते हैं उनको क्या करता है, जो आहार को, आहार मगर आम आदि दोषों को जितने हैं, जैसे कि दोष धातु जो मल को क्या करता है, उनको पाचन करने के कार्य करता है, या पाचन की क्रियाओं में, पाचन की क्रियाओं में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ये क्या करता है, जो पाचन होता है ये अग्नि को नहीं बढ़ाता है, ये सिर्फ आहार को क्या करता है, पाचन करता है। ये आम आदि दोषों का क्या करता है, सिर्फ पाचन के करता है। आपको याद रखनी है कि पाचन जो होता है केवल आहार आदि, और जो भी आम आदि हो गया, जो आहार को क्या करता है, सिर्फ पाचन करता है, आपको अग्नि को बढ़ाता नहीं है। ओके, तो पाचन क्या हो गया, आम आदि दोषों को क्या करते हैं, पचाता है, और पाचन की क्रिया में क्या करता है, सहायता प्रदान प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, हम पाचन कहते हैं।
तो यहाँ हो गया पाचन हो गया। उसमें अगर पाचन की बात करते हैं, इसमें आपको वायु और अग्नि महाभूत की क्या होती है, प्रधानता होती है। पाचन में कौन सा महाभूत की प्रधानता होता है, तो वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। और इसमें आने वाले जो द्रव्य का जो मैक्सिमम देखा जाता है, जो रस होता है मधु अरे अम्ल तिक्त और कटु रस वाले होते हैं। और इसके क्या होता है, उष्ण वीर्य और कटु विपाक होता है उसका। मगर इसके अंतर्गत जितने पाचन के अंतर्गत जो जो द्रव्य पाचन की क्रिया करता है, उसके अंतर्गत जो द्रव्य होते हैं, ये आपको सार बता रहा है कि जो कि उनमें मैक्सिमम आपको रस की अगर बात करें तो अम्ल तिक्त और कटु रस देखने को मिलेगा। और उस वीर्य का उसका अगर बात करें उष्ण वीर्य और कटु विपाक आपको देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें जो पाचन है, जो कि देखिए वमन इसका दोष कर्म के बाद से रोगनता की बात करें, वमन अतिसार आपको विसूचिका अरुचि गौर आलस ज्वर और आदि रोगों में क्या करता है, ये पाचन के कार्य करता है। सबसे पहले जो द्रव्य इन सब बीमारियों में रोगों में ओमन अतिसार किसी को हो रहा है तो सबसे पहले आपको आहार के पाचन के कार्य करता है। कौन, आपको पाचन। ओके, तो जैसे देखिए उसके बाद अगर बात करें इसमें द्रव्य की बात करें, पाचन द्रव्य कौन कौन सा होता है, 10 मूल आपको याद रखनी है। 10 मूल में 10 द्रव्य होते हैं, आपको नाम याद रखनी है। ओके, लवण पंचक यानी लवण भी यानी नमक भी कितने प्रकार होता है, लौड़ का मतलब यानी नमक के भी प्रकार कितना होता है, 5 प्रकार का होता है। तो इसमें जो पाचन की जो क्रिया होता है 10 मूल पंच लवण, तो कितने हो गए टोटल 15, यानी 10 मूल में भी 10 द्रव्य है, पंच लवण में भी 5 द्रव्य का आपको नाम याद रखनी है। उसके बाद इसके लिए आपको याद रखनी है पाचन द्रव्य में एमसीक्यू के पॉइंट्स आपको याद रखनी है। नाग केसर कि अगर पाचन द्रव्य कौन सा होता है, तो ये आपको नाग केसर एमसीक्यू में पूछता है कि नाग केसर जो क्या होता है, आपको पाचन की क्रिया करता है। ओके, ये क्या हो गया, आपका पाचन हो गया। चलिए नेक्स्ट अपन अब देख रहे हैं संशोधन। ठीक है, संशोधन के या को शोधन भी कह सकते हैं, चाहे विशोधन या देह संशोधन। देह के मतलब क्या होता है, शरीर, यानी शरीर को क्या करे, शुद्धिकर, यानी शोधन के मतलब क्या होता है, शुद्धि करना। यानी जो शरीर में दोष होते हैं उनको क्या होता है, शरीर पंचकर्म आदि के द्वारा दोषों को बाहर करना संशोधन कहलाता है। ये अपन जैसे अगर सिंपल भाषा में अगर कहे तो संशोधन क्या होता है, शरीर का शुद्धिकरण। और कोई भी अगर बहुत ज्यादा बीमारी है, अधिक मात्रा में कोई भी रोग अगर बढ़ गया है शरीर में, तो उसको हम क्या करेंगे, संशोधन कर्म कराते हैं। तो आपको ये पर्याय याद रखनी है, संशोधन को हम क्या बोलते हैं, शोधन भी बोलते हैं, विशोधन भी बोलते हैं, या देह संशोधन भी कहते हैं। इसका पर्याय इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए संशोधन का मतलब मैं बता चुका, जैसे कि देखिए जो शरीर को क्या करता है, दोषों को अत्यधिक अधिक मात्रा में जब क्या होता है, बढ़ जाता है, तब उस शरीर को बाहर निकालना संशोधन कहलाता है। वही है, देखिए जब अपने शरीर में अगर बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में दोष बढ़ चुके हैं, तो उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए जो क्रिया किया जाता है, जो कर्म किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, संशोधन कर्म कहते हैं। यानी शुद्धिकरण, शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है। अगर एक सिंपल भाषा में कहें तो इसको शरीर का शुद्धिकरण, दोषों को बाहर निकालना संशोधन कहलाता है। संशोधन कैसे, पंचकर्म के द्वारा किया जाता है। तो संशोधन किसके द्वारा किया जाता है, पंचकर्म, जैसे वमन हो गया, विरेचन हो गया, स्थापन, अनुवासन और शिरोविरेचन के द्वारा हम क्या करते हैं, संशोधन कर्म किया जाता है। ओके, तो आपको संशोधन का, आपको शोधन या शोधन के, संशोधन कितने भेद हो गए, 5 प्रकार का होता है। कौन होता है, वमन होता है, विरेचन होता है, स्थापन होता है, अनुवासन होता है और शिरो विरेचन होता है। क्या है, आपको संशोधन का आपको 5 प्रकार हो गया। किसके अकॉर्डिंग, आपको याद रखना, ये भी चरक और वाग्वट के अकॉर्डिंग। यहाँ सुश्रुत जी ने इसका संशोधन का भी 5 भेद बताया है। देखिए चरक और वाग्वट ने भी संशोधन का 5 भेद बताया है, और आपको यहाँ तक सुश्रुत ने भी आपको संशोधन का 5 भेद बताया है। मगर यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, वमन विरेचन उनके भी सेम है। या जो स्थापन और अनुवासन जो बस्ती है, इसको सिर्फ आपको बस्ती मान ली है, किसने, आपको सुश्रुत जी ने। और आपको शिरो विरेचन को यहाँ पे नस्य शब्द का प्रयोग किए हैं। और ये चौथा पॉइंट क्या हो गया आपका, रक्त मोक्षण। यानी अगर हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग बात करें, संशोधन के प्रकार की अगर बात करें, तो क्या उनके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वमन हो जाएगा, विरेचन हो जाएगा, बस्ती हो जाएगा, आपको नस्य हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आपको रक्त मोक्षण हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, आपको सुश्रुत के अकॉर्डिंग। अब चरक के अकॉर्डिंग जब भी पूछे कि चरक और वाग्वट के अकॉर्डिंग आपको संशोधन के प्रकार पूछे, तो आपको यही लिखनी है, वमन, विरेचन, स्थापन, अनुवासन और शिरो विरेचन। ये संशोधन के मगर प्रकार या भेद कर सकते हैं, ये आपको लिखनी है। ओके, उसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन बनता है संशोधन में कि वमन में कौन सा महाभूत की प्रधानता होती है। आपको कभी कभी देखना आप एमसीक्यू में कि वमन के कितने, वमन में कौन सा महाभूत की प्रधानता होता है, तो आपको याद रखनी है
अग्नि और वायु महाभूत की प्रधानता होता है, और विरेचन में आपको पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होता है, आपको याद रखनी है। जो ओमन कर्म जब कराते हैं तो उसमें कौन से जो आने वाले जो द्रव्य है ओमन जो कर्म में जो द्रव्य का प्रयोग करते हैं उसमें आप देखेंगे तो अग्नि और वायु महाभूत की प्रधानता होती है। यानी ओमन कर्म में आपको आपको अग्नि और वायु महाभूत की प्रधानता होता है, और विरेचन में पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होता है। उभयता उभयता मतलब है ओमन और विरेचन दोनों में कोई भी कर्म हो सकता है, तो उनमें क्या होता है पृथ्वी जल और अग्नि वायु महाभूत की प्रधानता होता है। तो आपको याद रखनी है, क्योंकि एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ओमन के में ओमन कर्म में कौन सा महाभूत ओमन में कौन सा महाभूत की प्रधानता होती है, ओके, चाहे विरेचन में। ओके, उसके बाद बात करें संशोधन जो कर्म अपन करते हैं तो उसमें गुण भी देखते हैं, तो गुण कौन सा होता है, तो आपको याद रखनी उष्ण तीक्ष्ण व्यवायी और विकासी। और व्यवायी और विकासी क्या होता है जो कि अपन आगे समझेंगे। व्यवायी के मतलब होता है विकासी अपन आगे वीडियो में अपन समझेंगे कि जो कि ऐसा द्रव्य जो शरीर में व्याप्त हो बिना पचे व्याप्त हो जाए उसे व्यवायी कहते हैं, जो कि अपन आगे वीडियो में समझेंगे। तो आपको याद रखनी सिर्फ इतना कि संशोधन के गुण याद रखनी है। संशोधन में कौन सा गुण होता है, उष्ण तीक्ष्ण और व्यवायी और विकासी गुण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं संशमन। तो वहां पर क्या पढ़े, अभी संशोधन पढ़े अपन, उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं, समन पढ़ रहे हैं। तो समन को समन बोले संसमन बोले या समन बोले, दोनों का मतलब क्या है आपको सेम है। ये देखिए संसमन के मतलब होता है कि जो शरीर कोई भी अगर दोष प्रकोपित हो रहा है, अगर अधिक मात्रा में प्रकोपित नहीं है, अधिक उपद्रव नहीं है, उपद्रव का मतलब आपको जटिल कोई भी मतलब ज्यादा अगर आपको कोई भी शरीर में बीमारी नहीं है, यानी ऐसा अगर द्रव्य जो किसके प्रयोग करने से अपने शरीर के अंदर ही शांत कर ले। संशोधन में क्या होता है, शरीर की शुद्धिकरण हो रहा था, संशमन में ऐसा नहीं होता है। संशमन में होता है कि जो दोष प्रकोपित हो रहे हैं तो उनको द्रव्य का प्रयोग करके शरीर के अंदर ही शांत कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं संशमन कहते हैं। आपको एक नॉर्मल अगर बात बताऊं, सिंपल भाषा में अगर बताऊं कि जो कि ऐसा द्रव्य जो शरीर के अंदर जो दोष प्रकोपित होते उनको शांत करना संशमन कहलाता है। संशोधन में क्या होता है, अपन पंचकर्म के द्वारा शरीर के दोष को बाहर कर रहे थे। ओके, चाहे ओमन के कर्म करके निकाले या विरेचन करे या वो अस्थि कर्म करके या अनुवासन या आपको शिरोविरेचन किसी भी कर्म के द्वारा अपन दोषों को बाहर निकाल रहे थे, किसमें आपको संशोधन में। लेकिन संसमन में ऐसा नहीं होता। संसमन में यानी समन में आपको ऐसा नहीं होता, जो दोष प्रकोपित होते उसको या उसको शरीर के उस मगर ऐसा द्रव्य जो शरीर के अंदर ही उसको शांत कर दे उसे संसमन कहते हैं। चलिए इसको परिभाषा कर बात करें, देखिए ये लिखा हुआ है, अब चलिए इसको देखते हैं कि जब शरीर में क्या होता है कुछ दोष प्रकोपित होता है। ओके, जब शरीर में कुछ दोष प्रकोपित होता है तो कुछ दोषों की समानता होती है। कुछ दोष क्या है प्रकोपित है, कुछ दोष क्या है सम होता है। ओके, तब द्रव्य को अन्य जो द्रव्य अन्य को छोड़े बिना बढ़े हुए दोष को क्या करे, बढ़े हुए दोष को शांत कर दे, चाहे उनके लक्षणों को क्या करते शांत कर दे, वही क्या कहलाता है समन कहलाता है या संसमन कहलाता है। यानी वही बात हो गई कि जो कि ऐसा द्रव्य जो शरीर के जो दोष प्रकोपित हुए हैं या समय अवस्था में और जो समय अवस्था में उनको बिना बढ़े, यानी अन्य जो दोष जो शांत है उनको बिना बढ़ाए, जो प्रकोपित है सिर्फ उसी को शांत करे। नहीं तो ऐसा द्रव्य अपन प्रयोग करें कि जो दोष तो प्रकोपित है उनको भी बढ़ा उनको भी तो शांत करे, बाकी अदर दोष प्रकोपित हो जाए, जो दूसरा दोष है क्या होगा प्रकोपित हो जाए। ऐसा द्रव्य नहीं प्रयोग करनी है, जो ऐसा द्रव्य प्रयोग करनी है जो दोष पहले से शांत है तो उनको तो शांति रखनी है, जो दोष प्रकोपित है उनको शांत करे सिर्फ, उसे क्या कहते हैं संशमन कहते हैं। यानी उनको लक्षणों को क्या करे शांत करे, जो बढ़े हुए दोष को उनको शांत करे संशमन। तो संशमन में आपको एक सबसे श्रेष्ठ द्रव्य क्या होता है गुरुचि होता है, आपको याद रखनी है कि संसमन में सबसे श्रेष्ठ संसमन द्रव्य अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रखनी गुरुचि जो होता है संसमन द्रव्य में सभी द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ संसमन द्रव्य होता है। श्रेष्ठ समन द्रव्य क्या होता है गुरुचि होता है, एमसीक्यू में पूछता है। और इसका जैसे वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग बात करें तो वात अगर जैसे कि अगर किसी को वात दोष है तो उसको तेल के साथ आपको गुरुचि का प्रयोग करनी है। पित्त प्रकोपी में प्रकोपित हो तो उसको घृत के साथ, और कफज हो तो मधु के साथ क्या करनी है आपको गुरुचि को प्रयोग करनी है। ये यहाँ दोषों के अनुसार आप इस जैसे कि अनुपान जैसे तेल के साथ घृत और मधु के साथ आपको गुरुचि का प्रयोग करने के लिए बताया गया है। तो आपको यहाँ बस इतना याद रखनी है कि श्रेष्ठ समन द्रव्य कौन सा होता है गुरुचि होता है, और वात दोष में इसको तेल के साथ प्रयोग करते हैं, पित्त रोग में आपको घृत के साथ और कफज में मधु के साथ इसको किसको गुरुचि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपको इसमें याद रखनी है संसमन के भेद इंपॉर्टेंट है, पूछता है संसमन के कितने भेद होते हैं तो 7 होता है। आपको याद रखनी है दीपन पाचन त्रसा व्यायाम सुविधा। सुविधा का मतलब क्या होता है भूख यानी आहार यानी भोजन। ओके,
आप्त सेवन और मारुत सेवन, ये क्या हो गया आपको 7 प्रकार हो गए किसका, संसमन का। तो संसमन का कितने प्रकार होते हैं, 7 प्रकार होता है, आपको याद रखनी है, सिर्फ आपको नाम याद रखनी है, नाम याद रख सकते हैं या संख्या आपको एमसीक्यू में पूछ दे कभी कि संसमन या समन का कितने भेद होते हैं, तो 4 होता है। ओके, तो ऐसे भी पूछ सकता है संसमन, जैसे आपको चार्ट किसी प्रकार दी थी, कौन संसमन का कौन सा प्रकार है, कौन इसमें संसमन का प्रकार है, जो आपको 3 है कौन नहीं है, तो आपको प्रकार याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को एमसीक्यू को आप सही कर सकते हैं। ओके, देखिए 3 नाम इसमें से दिया और एक कोई और नाम दे देगा, पूछ देगा इसमें से संसमन द्रव्य संसमन का भेद नहीं है, तो आपको याद, आपको 7 प्रकार संसमन का आपको याद रखना जरूरी है। ओके, चलिए उसके बाद अपन देख रहे हैं अनुलोम। अनुलोम के अगर इंग्लिश में बोलते इसके एग्जेक्टिव बोलते हैं। ओके, तो इसका आपको याद रखनी है, इसका जो पर्याय है इसको क्या बोलते हैं, सर बोलते हैं या मृदु विरेचन बोलते हैं। ओके, अनुलोम के हम क्या बोलते हैं, इसका पर्याय इंपॉर्टेंट है, अनुलोम के क्या बोलते हैं, मृदु विरेचन। आपको ये इंपॉर्टेंट है, सर आप याद नहीं रखे तो चल जाएगा, आपको मृदु विरेचन आपको याद रखनी है। ओके, अनुलोम को क्या बोलते हैं, अनुलोम को मृदु विरेचन कहते हैं। ठीक है, जो द्रव्य क्या करता है, मल मल आदि दोषों को, क्या लिखा है, मल। ओके, जो द्रव्य मल आदि तथा दोषों को पाक करे एवं ढीला करे और अधोम मार्ग से क्या करे, निकाल दे, उसे क्या कहते हैं, अनुलोम कहते हैं। देखिए अनुलोम में क्या होता है कि ऐसा द्रव्य जो कि प्रयोग करनी है कि जो कि क्या करे, मल आदि को क्या करे, मल आदि को तथा दोषों को पाक करे, मल को और दोषों को क्या करे, पाक करे, और उसको मल को क्या करे, ढीला करे, यानी लिक्विड सेमी सॉलिड फॉर्म में करे कि जो कि इजिली पास आउट हो जाए, उसको मगर ढीला करे और अधोमार्ग से निकालने के लिए मगर सहायता प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं, अनुलोम कहते हैं। ओके, तो अनुलोम क्या है, मृदु विरेचन द्रव्य का इसमें प्रयोग किया जाता है, इसके अनुलोम को क्या बोलते हैं, मृदु विरेचन भी बोलते हैं। जो द्रव्य मल आदि तथा दोषों को पाक करके, दोषों को क्या करे, पाक करके तथा उनको ढीला करके यानी पतला करके अधोमार्ग से निकालने का कार्य जो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुलोम कहते हैं। इसमें सबसे अच्छा प्रयोग द्रव्य का प्रयोग करते हैं क्या, त्रिफला। त्रिफला जो होता है ये मृदु विरेचन के कार्य करता है। तो त्रिफला आपको शब्द यहाँ नहीं लिखनी है, त्रिफला आपको जैसे इसमें जो 3 त्रिफला का मतलब 3 द्रव्य, तो आपको तीनों द्रव्य त्रिफला आपको नहीं लिखी, आपको तीनों द्रव्य के नाम लिखनी है। कौन कौन सा लिखनी है, आपको हरित की, विविध की और अम्ल की। त्रिफला इनको क्या बोलते हैं, त्रिफला बोलते हैं। किसको, हरित की, विविध की और अम्ल की को क्या बोलते हैं, त्रिफला। आपको इनका नाम लिखनी है, मैं सिर्फ आपको त्रिफला या शब्द लिखा हूं, लेकिन आपको क्या करनी है, इसकी अंतर्गत जो द्रव्य आते हैं त्रिफला में कौन सा, 3 द्रव्य, हरित की, विविध की और अम्ल की आपको नाम लिखनी है। एक क्या करता है, आपको मृदु विरेचन कराता है, या आपको अनुलोम अनुलोम जो प्रक्रिया अनुलोम का कार्य करता है। ओके, जो मलों को अधोमार्ग ढीला करके अधोमार्ग से निकालने के सहायता प्रदान करता है, उसे अनुलोम कहते हैं, ये द्रव्य करता है। ओके, चलिए उसके बाद बात करते हैं संश्लेषण। ओके, ये भी आपको इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, संश्लेषण। तो इसको क्या बोलते हैं, सुख विरेचन, और इसको सुख विरेचन या मृदु विरेचन या सरण बोलते हैं। अभी देखें कि जैसे अनुलोम के क्या बोलते हैं, अनुलोम के भी मृदु विरेचन कहते हैं, और आपको संश्लेषण को भी मृदु विरेचन कह रहे हैं। तो आपको यहाँ भी आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बन सकता है कि देखिए कि आपको मृदु विरेचन किसको किसको बोलते हैं, तो उसमें जैसे कि मान लो अनुलोम दे दिया, संश्लेषण दे दिया, दोनों दे दिया और कोई नहीं, तो आपको इसका आंसर क्या जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो आपको याद रखनी है संसर्जन और अनुलोम को दोनों को क्या बोलते हैं, मृदु विरेचन कहते हैं। बट अगर स्पेसिफिक अगर पूछे तो अनुलोम को हमेशा मृदु विरेचन कहते हैं, और संसर्जन होता है जो क्या होता है, आपको सुख विरेचन होता है, ये आपको याद रखनी है। ओके, ये क्या होता है, आपको सुख विरेचन होता है। जो देखिए इसमें इसका परिभाषा का अगर बात करें, तो इस परिभाषा का बात करें, जो द्रव्य का करता है, जो द्रव्य कोष्ठ में चिपके हुए हैं, जो द्रव्य क्या है, आपको कोष्ठ में चिपका हुआ है और आम तथा मल के बिना पकाए निकाल दे, उसे क्या कहते हैं, संश्लेषण कहते हैं, संश्लेषण कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जो आप कोई भी व्यक्ति जो पेशेंट है, रोगी है, वो क्या कर आहार सेवन किया, ओके, तो उसको क्या करता है, बिना पकाए, बिना पाक किए, बिना उसका डाइजेशन के ही जैसे आपने खाया वैसे ही निकल गया। ओके, वो क्या होता है, संसर्जन होता है। इसका मतलब क्या है, ऐसा द्रव्य जो कोष्ठ में बिना चिपके हुए आम तथा मल को, किसको, आम तथा मल को बिना पकाए, बिना उसका पाचन के ही शरीर से क्या करे, बाहर निकाल दे, संश्लेषण कहलाता है। ओके, अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा द्रव्य जो क्या करे, आपको कोष्ठ में बिना उसको चिपके हुए रहने ना दे, उसको क्या करे,
आम और मल बिना मगर चिपके हुए बिना पकाए ही उसको बाहर निकालते संश्लेषण कहलाता है। तो आपको इसका उदाहरण यानी द्रव्य का नाम याद रखनी है, कौन सा द्रव्य ऐसा कार्य करता है। आपको अरगबद, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। संश्लेषण कर्म में अरगबद, जैसे एमसीक्यू में पूछता है, अरगबद क्या करता है, संश्लेषण कर्म करता है। ये क्या करता है, आपको मल को आम को पचने नहीं देता, बिना पचे ही शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। तो आपको याद रखनी है द्रव्य में कौन कौन सा इसका कर्म करता है। अरगबद हो गया, कंपीलक हो गया, त्रिव्रत हो गया, ये सब ये आपको संशोधन कर्म करते हैं। ओके, इसमें ऐसा नहीं है जितना द्रव्य लिख रहा हो उतना ही नहीं है, बहुत सारे द्रव्य है। बस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, वो उसको मैं एग्जाम आपको द्रव्य का नाम यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, तो आप ऐसा नहीं कि सोचे कि बस तीन ही द्रव्य आपको संश्लेषण कर्म करते, नहीं, बहुत सारे द्रव्य संश्लेषण कर्म करते हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वही द्रव्य का नाम लिख रहा हूँ। ओके, चलिए उसके बाद अपन बात कर रहे हैं भेदन। तो भेदन की बात करें कि देखिए भेदन में क्या होता है कि देखिए बदमल और अबदमल या पिंडलित मल, यानी जो द्रव्य क्या करे बदमल, अबदमल या पिंडलित मल को तोड़कर यानी पतला करके शरीर से बाहर निकाले, उसे भेदन कहते हैं। बद मल यानी पक्व मल हो या अपक्व मल हो या पिंडित मल हो, उनको क्या करे तोड़ के उसे पतला करके क्या करता है शरीर से आपको बाहर निकालने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपको भेदन कहते हैं। तो ये शब्द आपको याद रखनी है, बदमल और अबदमल, आपको एमसीक्यू में पूछता है। ओके, जो द्रव्य बद और अबदमल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनको मगर पतला तोड़ के बाहर निकालने कार्य जो करता है उसे क्या कहते हैं, भेदन कहते हैं। तो भेदन क्या होता है, जो द्रव्य बद और मल अबद मल या पीड़ित मलों को तोड़कर या पतला करके शरीर से क्या करता है बाहर निकालता है, उसे हम क्या कहते हैं, भेदन कहते हैं। और इसमें बात करें भेदन में आपको अग्नि और वायु महाभूत की प्रधानता होती है। उसके बाद इसका अगर रस पंचक की बात करें, इसके सबसे पहले गुण की बात करें, इसमें कौन कौन सा जो भेदन का कार्य करता है, लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण और उष्ण, ये क्या होता है, गुण प्रधानता होती है। इसमें आने वाले जो द्रव्य होते हैं जो भेदन के कार्य करते हैं, भेदन का जो कर्म करते हैं, उनमें देखेंगे आपको कौन कौन सा को लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण और उष्ण गुण देखने को मिलेगा। और उसका उसमें जो द्रव्य है उनका रस क्या होगा, कटु तिक्त रस होगा। कौन सा रस होगा, कटु और तिक्त रस होगा। उसका विपाक के बात करें तो कटु विपाक होगा, और वीर्य की बात करें तो क्या होगा, आपको उष्ण वीर्य होगा। उसके अलावा एग्जाम्पल की बात करें जो कि आपको भेदन के कर्म करता है, तो आपको याद रखनी है कटुकी। कौन सा तरह उदाहरण की बात करें तो कटुकी, दंती और एरंड, ये सब क्या करते हैं, आपको भेदन के कार्य करते हैं। जो अबाध्य मल को उनको तोड़ के यानी पतला करके जो शरीर से बाहर निकालने का आपको एक कार्य करता है, जिसे कटुकी, दंती, एरंड यानी आदि ये सब द्रव्य क्या करते हैं, आपको भेदन के कार्य करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं विरेचन। तो विरेचन होता है, तो इसका आपको पर्याय याद रखनी, विरेचन को हम तीक्ष्ण विरेचन कहते हैं और या रेचन भी कहते हैं और या तीव्र विरेचन भी कहते हैं। जो कि हरियाणा डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी के जो स्टूडेंट है उनमें आपको विरेचन शब्द आपको नहीं मिलेगा, उनमें आपको रेचन शब्द दिया गया है। तो ओके, तो ये क्या है, विरेचन का ही पर्याय है, या विरेचन बोले इसका आपको रेचन कहे या तीक्ष्ण विरेचन कहे या तीव्र विरेचन कहे, तीनों का सबका मतलब क्या है, सेम ही है। ओके, तो आपको ऐसा नहीं कि विरेचन आ जाए शब्द या तीक्ष्ण विरेचन आ जाए आपके एग्जाम में, तो आपको घबरानी नहीं है, सबका मतलब वही है, यानी रेचन ही है। ओके, तो ये रेचन क्या, विरेचन क्या होता है जी, जो द्रव्य का करता है पक्व मल को, यानी पक्व मल को द्रव्य यानी पतला करके वेग पूर्वक निकाल दे, उसे क्या कहते हैं, रेचन या विरेचन कहते हैं। तो ये देखिए विरेचन क्या करता है कि जो द्रव्य का करता है पतला करके, द्रव्य को क्या करता है पतला करके, द्रव्य जो पक्व मल होते हैं, यानी जो मगर जो द्रव्य का होता है पक्व मल होता है, उनको पतला करके वेग पूर्वक क्या करता है, वेग पूर्वक बाहर निकालता है, उसे क्या कहता है, रेचन और विरेचन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अब विरेचन का जो कार्य करता है कौन सा, त्रिव्रत, तो इसका याद रखनी है, त्रिव्रत जो होता है आपको विरेचन का कार्य करता है। अब यहाँ एक पॉइंट आपको और याद रखनी है, देखिए विरेचन का सिंपल भाषा में कहें कि जो ऐसा द्रव्य जो मल को पक्व करके अधोमार्ग से बाहर निकाले। विरेचन कहाँ से होता है, मल को कहाँ से निकलता है बाहर, अधोमार्ग से निकलता है। ओके, तो आप ऐसे भी आपको परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसा द्रव्य जो मल के पक्व मल को अधोमार्ग से निष्कासन करे यानी बाहर निकाले, उसे हम क्या कहते हैं, विरेचन कहते हैं। जो कि यहाँ आपको एक शब्द उसमें और है जो कि डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी के स्टूडेंट ने उनके सिलेबस में वमन भी दिया गया है। तो वमन शब्द का मतलब क्या होता है कि ऐसा द्रव्य जो कि आपको ऊर्ध्व
ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। ऐसा औषधि जो ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकालने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, वमन कहते हैं। जो अधो मार्ग से बाहर निकालने का कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, विरेचन कहते हैं। आप यहाँ अपने कॉपी में यानी नोट्स में आप ऐसे लिख सकते हैं, वमन क्या कहता है, ऐसा द्रव्य जो ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकालने का कार्य करे उसे वमन कहते हैं। जो अधो मार्ग से बाहर निकालने का कार्य करता है उसे विरेचन कहते हैं। और यहाँ आपको एग्जाम्पल याद रखनी है, जो द्रव्य के नाम याद रखनी है जो ऊर्ध्व मार्ग से निकालने का कार्य करता है, यानी वमन जो कर्म है उसमें कौन सा द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, तो सबसे श्रेष्ठ द्रव्य मदन फल होता है। वमन में कौन सा द्रव्य का प्रयोग करते हैं, मदन फल का प्रयोग करते हैं। जबकि विरेचन में आपको याद रखनी है त्रिव्रत का प्रयोग करते हैं, त्रिव्रत द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखनी है दोनों में। ओके, चलिए उसके बाद अपन बात कर रहे ग्राही। तो ग्राही क्या होता है कि जो द्रव्य क्या होता है, उष्ण गुण यानी व्यवायु विकासी या उष्ण गुण हो, सॉरी, जो द्रव्य उष्ण गुण वाले होते हैं, जो द्रव्य क्या होता है, उष्ण गुण वाले होते हैं और दोष धातु मल के द्रव्य अंश को शोषण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। देखिए ग्राही जो होता है, ग्राही है, इसमें क्या होता है, जो द्रव्य क्या होता है उष्ण गुण वाला होता है। इसमें ग्राही में जो इतने भी द्रव्य आते हैं वो सबके क्या होता है, उनका गुण आप देखेंगे, जैसे शुंठी, जीरा, गज, पिपली, मुस्ता, इन सब का आपको गुण देखने को मिलेगा। तो उष्ण गुण होने के कारण क्या करते हैं, जो द्रव्य उष्ण गुण वाले होते हैं और दोषो धातु मल को द्रव्य अंश जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है उनको क्या करता है, उनमें जो द्रव्य होते हैं उनको शोषण कर लेता है, यानी उनको सुखा देता है, यानी ओके, उनको शोषण कर लेता है। ओके, उससे हम क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। तो आपको इस ग्राही कार्य कौन कौन करता है, शुंठी, जीरा, गज, पिपली और मुस्ता। ये इंपॉर्टेंट आपको एमसीक्यू में भी पूछता है कि शुंठी, जीरा, गज, पिपली कौन सा क्या कार्य करता है, तो ग्राही कार्य करता है, यानी मलों का अवशोषण करने का कार्य करता है। ओके, क्या हो गया आपका ग्राही हो गया। स्तंभन की बात करते हैं। तो स्तंभन में क्या होता है, जो द्रव्य दोष धातु मलों को क्या करते हैं, गति को अवरोध कर देता है, उसे स्तंभन कहते हैं। स्तंभन के मतलब क्या होता है, यानी रोकना, यानी दो स्तंभन के मतलब क्या होता है, रोकना होता है। यानी दोष धातु और मल की जो गति होती है, देखते हैं कि डायरिया कंडीशन में चाहे किसी को बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे कि बाथरूम बार बार जा रहा है, यानी उन मल को बहुत ज्यादा त्याग कर रहा है, यानी मल का उनका गति इतनी तेज है कि खुद को रोक नहीं पाते। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि स्तंभन द्रव्य का प्रयोग करते हैं कि उनको मल को रोकने का कार्य करे। ओके, स्तंभन के मतलब क्या होता है कि रोकना, यानी जो द्रव्य दोष धातु मल की गति के अवरोध करे, यानी उनको रोकने का कार्य करे, उसे क्या कहते हैं, हम स्तंभन कहते हैं। ओके, जबकि इसमें गहराई में क्या होता है कि ऐसा द्रव्य जो उनको उनको मगर जो द्रव्य उष्ण गुण वाले होते हैं और दोष धातु वालों को अवशोषण कर लेता है, यानी जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं उनको जो द्रव्य होते हैं उनको अवशोषण करके आपको आपको मगर सॉलिड फॉर्म में आप कर देता है, यानी टाइट कर देता है मलों का। तो उसे कहते हैं गहराई कहते हैं, गहराई कहते हैं। जबकि स्तंभन में क्या हो रहा है कि सिर्फ उनके गति को रोक रहा है, यानी जो कि आपको बार बार आपको बाथरूम कोई जा रहा है, डायरिया डिहाइड्रेशन किसी को हो रहा है, ओके, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करता है, मल को जो गति होती है, मल को जो गति को यानी दोष धातु मल की गति को क्या करता है, अवरोध करता है, यानी उनको रोकने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्तंभन कहते हैं। स्तंभन के मतलब क्या होता है, रोकना। बस आपको याद रखनी है, स्तंभन का मतलब क्या होता है, रोकना होता है, यानी जो द्रव्य दोष धातु मल की गति को अवरोध करे उसे क्या कहते हैं, स्तंभन कहते हैं। और इसका द्रव्य कौन कौन सा द्रव्य ऐसा कार्य करता है, तो कूटज हो गया, धातकी हो गया, याद रखनी है इसका एग्जाम्पल, कुटज हो गया, धातकी हो गया, आपको बट हो गया, उदुम्बर हो गया, ये सब क्या करते, स्तंभन के कार्य करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करें लेखन। तो लेखन की अगर बात करें तो लेखन में क्या होता है कि लेखन की अगर बात करें क्या करता है कि दोष जो होते हैं यानी उनको खरोच के बाहर निकाला। चलिए हम पहले समझ लेते हैं कि औषधिक कर्म से कफ और मल, ये आपको याद रखनी है, कफ और मल। ओके, औषधिक कर्म से कफ और मल को कम करके शरीर में क्या करते, क्रस्ता करना लेखन कहलाता है। यानी कि लेखन जो होता है, लेखन जो कर्म है, इसमें अगर जो अपन औषध द्रव्य का प्रयोग करते हैं तो ये क्या करता है, अपना कफ को और मेद को क्या करता है, कम करता है, यानी उनको कम करता नहीं, समन करता नहीं, घटाने का कार्य करता है। और शरीर को क्या करता है, क्रस्ता का मतलब नहीं पतला, दुबला पतला, यानी कोई मोटे व्यक्ति है उनको अगर लेखन कर्म कराए तो वो व्यक्ति क्या हो सकता है, पतला हो सकता है। ओके, तो उनको ऐसा द्रव्य का प्रयोग करे जो शरीर में उनको क्रस्ता लाए, तो उसे क्या कहते हैं, हम लेखन कहते हैं।
ओके, तो वही लिखा गया है, जो औषधि कर्म कफ और मेद को क्या करे, कम करे यानी समन करे, घटाए उस, और शरीर में क्या करता, क्रस्ता लाए यानी दुबला करे, पतला करे, उसे क्या करते हैं, लेखन कहते हैं। आप ये परिभाषा याद रख सकते हैं, या आप इसको इससे लिख सकते हैं, शरीर के धातु धातु और मल के द्रव्य का शोषण करे, शोषण करके और शोषण करे, चाहे उसे खिरोच के बाहर निकाले, उसे लेखन कहते हैं। यानी जो शरीर में धातु और मल के द्रव्य को शोषण कर ले, लेखन में क्या होता है, दो धातु और मलों को द्रव्य का करते शोषण कर ले, या उनको कफ और मल को, कफ और मेद को खिरोच के बाहर निकाले। ओके, यानी जो बाहर निकालने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, हम लेखन कहते हैं। तो वही लिखा है, जो शरीर में धातु और मल के द्रव्य को शोषण करे और उसके शरीर से खिरोच के यानी खोरोच के यानी बाहर निकाले, उसे लेखन कहते हैं। तो आपको लेखन कर्म में आपको ये द्रव्य का नाम याद रखनी है। कौन सा था, क्षुद्र। आपको याद रखनी है, क्षुद्र को हम क्या बोलते हैं, मधु बोलते हैं। ओके, क्षुद्र को क्या बोलते हैं, मधु बोलते हैं। वाचा यौ उष्ण जल ये क्या करता है, लेखन कर्म करते हैं। तो ये द्रव्य का आपको नाम याद रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं मदकारी, नारकोटिक्स। ओके, मदकारी का क्या बोलते हैं, नारकोटिक्स बोलते हैं। देखिए, ऐसा द्रव्य जो शरीर के तमोगुण को क्या करे, वृद्धि करे, और क्या करते हैं, बुद्धि को लोप करे, उसे क्या कहते हैं, मदकारी कहते हैं। ओके, देखिए मदकारी में क्या होता है कि इसमें जो द्रव्य का अपन प्रयोग करते हैं कि उनको क्या करता है, तम गुण की वृद्धि करने लगता है। तम गुण के मतलब क्या है, यानी जिसे तम गुण के कह के उनका, मगर जो कि बुद्धि को क्या करता है, आप उनको मगर गलत गलत काम करने का उनको प्रवृत्ति ज्यादा होने लगती है। ओके, उनमें तमोगुण के नकारात्मक, जैसे कि किसी को मगर मारना है, काटना है, समथिंग ऐसा जो भी है, गलत गलत थिंकिंग आने लगता है उनके दिमाग में। तो ऐसा द्रव्य प्रयोग करें, जैसे जो दारू पीते हैं, देखते हैं उनके तमोगुणों में क्या होता है, आपको तमोगुण की प्रधानता होती है, उनको तमोगुण की वृद्धि होने लगती है। वो रोड पे चलते चलते गाली दे देंगे, कहीं टकरा जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नारकोटिक्स यानी मदकारी के अधिक अधिक अत्यंत अधिक मात्रा में सेवन करें, तब ऐसा आपको उनको क्या होता है कि आपको तमोगुण की वृद्धि होने लगती है। उनका बुद्धि का लोप होने, बुद्धि का नाश होने लगता है। यानी धी धृति स्मृति क्या होता है, धी धृति स्मृति का क्या होता है, बुद्धि का नाश होने। लोप का मतलब क्या होता है, जो बुद्धि है, जो अपन नॉर्मल अपन बातें कर रहे, जो काम कर रहे, वो ना करते, उनका क्या होता है, उसका लोप हो जाता है, उसका क्या होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, मदकारी कहते हैं। मगर ऐसा द्रव्य जो शरीर को तमोगुण को वृद्धि करे और बुद्धि को लोप करे, उसे मदकारी कहते हैं। और आपको याद रखनी है, जैसे उदाहरण मध्य, जो मदिरा का जो सेवन करते हैं, चाहे सूरा का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, उनमें क्या होता है, आपको तमोगुण प्रदान होता है और बुद्धि का लोप हो जाता है। नहीं, बुद्धि का लोप का मतलब नाश हो जाता है, उसे मदकारी कहते हैं। और ये आपको यहाँ एक पॉइंट आपको याद रखनी है, जो मदकारी में ये सर्व रस युक्त होता है। सभी रस कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार का होता है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तीख, कषाय, यानी सभी रसों से युक्त होता है। जो मदकारी होता है, यानी सूरा होता है, मदिरा होता है, इनमें आपको देखेंगे तो सभी प्रकार का टेस्ट आएगा। ओके, इसीलिए इसको बोला गया सर्व रस युक्त होता है। ओके, और ये क्या करता है, आपको ओज के विपरीत गुण और विष के समान गुण, यानी ओज के जो गुण, ओज के गुण कितने होते हैं, आपको याद रखनी, एमसीक्यू में पूछता है कभी कभी, ओज के गुण कितने होते हैं, ओज, विष और मद। आपको याद रखनी, ओज, विष और मद। ओके, 20, इन तीनों का गुण कितने होते हैं, 10 होता है। एमसीक्यू में पूछता है ओज का गुण कितने हैं, तो 10 होता है। विष का भी गुण कितना होता है, 10 होता है। और मद का भी गुण कितना होता है, तो 10 होता है। आपको याद रखनी है। तो चलिए, वो तो आपको एमसीक्यू के लिए बता दिया। तो चलिए यहाँ अपन बात करें पहले मदकारी। तो मदकारी में जो गुण होता है, ओज के विपरीत गुण होता है। ओके, जो ओज का गुण होता है, जस्ट उसका विपरीत क्या होता है, मदिरा के, यानी मद के गुण होता है। और जो मद का गुण होता है वो विष के समान होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करें, ये होगा आपका मदिरा। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें बेवाई। तो बेवाई की अगर बात करें तो बेवाई क्या होता है, अपन पहले ही बात किए थे कि ऐसा द्रव्य जो बिना पचे, ये आपको शब्द याद रखनी है। बेवाई में क्या होता है कि ऐसा द्रव्य जो बिना बचे शरीर में क्या होता है, व्याप्त हो जाए, उसे बेवाई कहते हैं। ओके, देखते हैं कि जो कि आपको कोई भी नशे करते हैं, यानी सुरमा, जो कि मदिरा सेवन करते हैं, चाहे भांग, फिर या कुछ भी आपको सेवन करते हैं, तो उनके देखते हैं ना कि वो क्या होता है, शरीर में उनके जाके पाचन नहीं करता है। अगर अपन खाना जैसे खाते हैं तो खाना का डाइजेशन हो जाता है, वो क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आपको जो कि भांग, फेन
या चाहे मदिरा कोई भी सेवन करते हैं उसका पाचन नहीं होता। अगर पाचन हो जाए तो शरीर के या स्वेदन के थ्रू या मल के थ्रू या मतलब जैसे वमन के थ्रू बाहर निकल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि उसका जो द्रव्य अपन सेवन करते हैं उसका पाचन होता ही नहीं है। वो क्या होता है, पहले शरीर में व्यापित होता है, शरीर में क्या होता है, व्याप्त हो जाता है, उसके बाद ही पाचन होता है। ओके, उसे क्या कहते हैं, बेवाई कहते हैं। तो वही बताया गया है कि ऐसा द्रव्य जो बिना पचे शरीर में क्या होता है, व्याप्त, सर्व शरीर में क्या हो जाए, व्याप्त हो जाए, उसे बेवाई कहते हैं। जिसमें बेवाई में कौन सा गुण आपको गुण भी याद रखनी है, लघु, सूक्ष्म और चल और तीक्ष्ण, ये क्या होते हैं, गुण होते हैं। लघु भी होता है जो अपन कोई भी अपन जो नशे वाले जो द्रव्य सेवन करते हैं वो द्रव्य क्या होते हैं, लघु होते हैं, सूक्ष्म होते हैं और चल होता है। ये क्या, चल आपको वायु का गुण है। ओके, तो चल गुण होता है, आपको तीक्ष्ण गुण वाला होता है। उसके बाद जैसे कि बेवाई गुण आपको ऐसा कौन सा होता है, जैसे भांग हो गया, भांग का पाचन नहीं होता, आईफेन हो गया, जयपाल हो, शराब हो गया, आदि द्रव्य के क्या होता है, पहले आपको पाचन नहीं होता। ये क्या होता है, जब आप उसको सेवन करेंगे तो आपके शरीर में पहले, सबसे पहले आपको पूरा शरीर में व्याप्त होगा, उसके बाद ही पाचन होता है। ओके, उसे क्या कहते हैं, बेवाई कहते हैं, आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट अपन देख रहे हैं विकासी। तो विकासी की बात करें, ये भी इसी में कि ऐसा द्रव्य जो ओज को छेद कर दे, मगर ये क्या करता है, इसमें विकासी में भी क्या होता है, बेवाई के जैसा ही कार्य करता है। कि इसमें भी क्या होता है कि जो द्रव्य का पाचन नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि जो द्रव्य का पाचन न हो, ऐसा द्रव्य जिसका पाचन न हो, ओज का क्या करे, छेड़ करता होता है, धातु और संधियों में का शिथिलता, शिथिलता माने भारीपन उत्पन्न करता है, उसे विकासी कहते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, विकासी क्या होता है कि ऐसा द्रव्य जो ओज को छेड़ करे तथा धातु और संधियों में शिथिलता उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं, विकासी कहते हैं। या आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप ऐसे, आप अदर की बात करें तो ऐसा द्रव्य जो शरीर में पहले व्याप्त हो जाए, बिना पचे व्याप्त हो और ओज को छेड़ करे। क्या बोल रहा है मैं, अब ध्यान से सुनना, कि ऐसा द्रव्य जो बिना पचे व्याप्त, शरीर में क्या हुआ, व्याप्त हो जाए और ओज को छेड़ करे तथा धातु और संधियों में शिथिलता उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं, विकासी कहते हैं। ओके, तो आपको याद रखनी है विकासी की परिभाषा। उसके बाद बात करें गुण की बात करें, तो देखिए जो कि आपको बेवाई का गुण है, विकासी का गुण है और परमार्थेपन देखने वाले, इन सभी का गुण आपको सेम देखने को मिलता है। ओके, तीनों का आपको गुण सेम है। देखिए इसमें भी लघु, रुक्ष और उष्ण और तीक्ष्ण सूक्ष्म गुण होता है। ओके, उसके इसका विकास, जो विकासी का अगर बात करें, इसका द्रव्य कौन विकासी जो कर्म करता है, क्या, कर्मुक। कर्मुक आपको याद रखें, एमसीक्यू में कर्मुक पूछता है, कर्मुक कौन सा कर्म करता है, आपको विकासी का क्या है, आपको एग्जाम्पल है यानी उदाहरण है इसमें। जो विकासी, इसको क्या बोलते हैं, सुपारी बोलते हैं। ओके, कुद्रव, कुद्रव या भंगा, सर्प बेस, ये सब क्या है, विकासी का कार्य करता है। इसमें क्या होता है, ओज को छेड़ करता है। यानी ओज का मतलब क्या, हमारे शरीर का बल है, ओज क्या है, हमारे शरीर का बल है, उनको बल को क्या करता है, छेड़ता करता है, यानी कमजोर करता है, शरीर को क्या करता है, कमजोर करता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि मदिरा आपको सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे सिगरेट स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, चाहे तंबाकू का कोई भी सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों, क्या होता है, उससे हमारे शरीर का, यानी हमारे शरीर का छेड़ता लाता है, यानी ओज को बल की घटाता, ओज को कम करता है, यानी शरीर के क्रस्ता लाता है। ओके, शरीर को कमजोर करता है, तो इसीलिए आपको सेवन इस सब चीज का नहीं करना चाहिए। ओके, तो विकासी आप याद रख सकते हैं, ऐसा द्रव्य जो ओज को छेड़ कर धातु और संधियों में शिथिलता उत्पन्न करे, उसे विकासी कहते हैं। ओके, तो इसका गुण आपको याद रखने, उदाहरण क्या है, कर्मुक इंपॉर्टेंट है, कर्मुक और कुद्रव, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट द्रव्य है, इसका याद रखनी है। भंगा और आपको सर्पविष आदि ये सब विकासी कर्म करते हैं। ओके, उसके बाद अपन बात करें परमार्थी। तो परमार्थी की बात करते हैं, क्या होता है, ऐसा द्रव्य जो वीर्य से स्रोतों का मल को बाहर निकाल देता है, उसे परमार्थी कहते हैं। यह वीर्य का मतलब क्या है, यहाँ शक्ति से मतलब है। वीर्य का शब्द का मतलब क्या है, यह शक्ति, कि ऐसा द्रव्य जो अपने अपने शक्ति से, अपने मगर वीर्य यानी शक्ति से स्रोतों के मल को बाहर निकाल दे, उसे परमार्थी कहते हैं। ओके, यहाँ वीर्य शब्द का मतलब क्या है, यानी शक्ति, यानी जो ऐसा द्रव्य जो अपने शक्ति यानी अपने वीर्य से, अपने मगर अपने शक्ति से क्या करते हैं, स्रोतों को मल के बाहर निकाल दे, निकालने में सक्षम हो, सहायता प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं, परमार्थी कहते हैं। और ऐसा कर्म कौन करता है, मरीच, वाचा, पिपली, चित्रक, भलातक आदि ये सब द्रव्य क्या करते हैं, परमार्थी करते हैं, जो मलों को बाहर निकालने में मदद यानी सहायता प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, परमार्थी कहते हैं। ओके, तो आपको याद रखनी है परमार्थी क्या होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अभिसंधि। तो अभिसंधि की अगर बात करें तो अभिसंधि क्या होता है, ऐसा द्रव्य जो क्लेद को अधिकता को
कारण स्रोतों के अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिसंधि कहते हैं। यानी ऐसा द्रव्य जो क्लेद को अधिक के कारण, क्लेद की क्या होता है, अधिकता के होने के कारण स्रोतों के क्लेद क्या होता है, कब का आपको भेद ही है। ओके, तो ऐसा द्रव्य जो क्या करता है, क्लेद की अधिकता में के कारण स्रोतों के अवरोध कर दे उसे हम क्या करते हैं, अभिसंधि कहते हैं। जैसे आपको दही, दही यानी दही का सेवन करना, मांस यानी उड़द, मांस का मर्द मांस, मांस को हम किसको बोलते हैं, उड़द को बोलते हैं। आपको याद नहीं, मांस किसको बोलते हैं, उड़द को बोलते हैं। ये दही, दही और उड़द क्या करता है, अभिसंधि के जैसे क्या करता है, कब की अधिकता आपको होने के कारण स्रोतों का मल को अवरोध करने का, स्रोतों को अवरोध कर उत्पन्न करता है। ओके, ये सब द्रव्य। उसके बाद अपन बात करते हैं रसायन। तो रसायन की अगर बात करें तो देखिए रसायन क्या होता है, ऐसा द्रव्य जो शरीरगत के, ऐसा द्रव्य जो शरीरगत के समस्त धातु को वर्धक करे उसे रसायन कहते हैं। ओके, मगर ऐसा द्रव्य जो शरीरगत के समस्त धातु को, धातु कितने होते हैं, धातु आपको 7 प्रकार के होता है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शोण, इन सभी को क्या कर वर्धक करे यानी बढ़ाए उसे रसायन कहते हैं। तो आपको याद रखनी है रसायन क्या होता है कि ऐसा द्रव्य जो शरीरगत के समस्त धातुओं को बढ़ाने का कार्य करता है। ओके, समस्त धातु का करता है, वर्धक करता है यानी बढ़ाने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रसायन कहते हैं। ओके, तो ये क्या कहता है, जो रसायन द्रव्य होता है जाड़ा को क्षय नहीं होने देता है, इसी कारण इसे वह स्थापन भी कहते हैं। अब इसका क्या मतलब, जारा का मतलब है बुढ़ापा, यानी इस आपको रसायन अगर कोई व्यक्ति अगर सेवन करता है तो उसको चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगता है, देखते हैं स्किन जैसे सिकुड़ना लगता है। तो ये सब चीजें आपको आपको आयु कम नहीं दिखेगा। रसायन को अगर कोई सेवन करता है तो वो उसका आयु कम नहीं दिखेगा, हमेशा यंग टाइप में समथिंग दिखते रहता है। तो जारा का मतलब ये मगर जारा का वृद्धावस्था का आपको नहीं आने देता। एक बात, अगर एक सिंपल बात मगर शब्द बोले तो वो वृद्धावस्था आने नहीं देता। रसायन के सेवन करने से वृद्धावस्था नहीं आता है, इसका मतलब ये यानी जारा को क्षय नहीं होने देता है, इसी कारण से वह स्थापन भी कहते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया आपका रसायन की परिभाषा हो गया, आपको याद रखनी है। चलिए अब देख रहे हैं वाजीकरण। ओके, वाजीकरण की बात करें तो ऐसा द्रव्य जो शुक्र को हर्ष करे, शुक्र को हर्ष करे, मैथुन शक्ति को वृद्धि करे, उसे ब्रसन या क्या बोलते हैं, इसको ब्रसन भी, वाजीकरण क्या बोलते हैं, ब्रसन या वाजीकरण कहते हैं। और इसका याद रखनी है आपको प्रकार, इसका प्रकार कितना होता है, 4 प्रकार का। वाजीकरण के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। ओके, ये आपको हो गया कर्म के आपको निरूपण, जो कि आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट जो है यूपीपीएससी या आरबीआई स्टाफ के स्टूडेंट है, उनके सिलेबस में सिर्फ जितने भी मैं पॉइंट जो बताया हूँ ये दीपन पाचन के बाद से ये आपको सिर्फ आपको परिभाषा याद रखनी है। कुछ कुछ जो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट बताया हूँ आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको नहीं तो सिर्फ आपको परिभाषा क्या, उस शब्द का परिभाषा क्या होता है, यानी उसका मीनिंग क्या निकलता है, मतलब क्या होता है, और उसमें कौन सा द्रव्य का प्रयोग करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद रखनी है। कुछ कुछ का टाइप भी बताया तो भी याद रखनी, किन की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट है या आपको आयुर्वेद स्टाफ नर्सिंग है, किसी भी स्टेट के जो आयुर्वेद स्टाफ नर्सिंग के स्टूडेंट है उनके लिए बता रहा, क्योंकि सिर्फ उनके सिलेबस में परिभाषा यानी प्रारंभिक ज्ञान के बारे में बताया गया है, या परिभाषा का उसका परिभाषा क्या होता है, उसके आने वाले द्रव्य का आपको याद रखनी है। ओके, थैंक यू। और जो बीएमएस के स्टूडेंट, जो बीएमएस के स्टूडेंट है उनको पूरा कर्म निरूपण, पूरा आपको कर्म से लेके आपको वाजीकरण तक पूरा डिटेल में आपको जितना मैं बताया पूरा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उनके सिलेबस में पूरा कंप्लीट वर्णन किया गया है। ओके, तो थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा आप मेरे को बता सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में करके, और थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।